हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सब उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का जो ट्यूटोरियल द्वारा प्रकाशित सेट नंबर 4 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 4। तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि संसाधनात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। आपको बताने किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, विधायिका के प्रति। याद रखिएगा, विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होगा। अब देखिए, संसाधनात्मक यहाँ की बात किया जाए, इसको किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, इसको ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त नहीं, सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुष्टि करना, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन प्रस्तावित पारित कर दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहता है कि राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्त का समर्थन करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बहुलवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहता है पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित है? बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 53 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पटना उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। अरे पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी की अगर बात करता तो 1917 में। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट में बताइए कि अभी वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहता है बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है। आपको बताने किसके द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। कहता है निम्नांकित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ए में दे रखा जॉन रस्किन, ये अनटू दिस लास्ट से संबंधित है। उसके बाद जिओवन्नी सर्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी से संबंधित है। यानी पहला ए, बी और सी आपका क्या सही है? यहाँ पर आपका गलत कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक नहीं, बल्कि व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नांकित में कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? बताइए। संघीय व्यवस्था का नहीं है, तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? आपको बताना किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उद्योगपति। याद रखिए, उद्योगपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए टोटल हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीएस पेपर। ठीक है, अब बाकी 25 जो है मैथ का अलग से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती में दक्षिणा पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? बताइए, हरिसेन ने कितना बताया? देखिए दक्षिणा पथ की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 12, यानी 12 शासकों की बात किया है। उसके बाद अगर आर्यावर्त की बात करें तो आर्यावर्त के 9 शासक का जिक्र किया है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1719 से, याद रखिएगा, 1748। ठीक है, उसके बाद नादिर शाह ने आक्रमण किया था
और 1739 में इसको क्या किया था, भारत से इसको लेकर चला गया था किसको, मयूर सिंहासन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं, ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर देखा तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी इस आंदोलन को स्थगित कर दिए। देखिए असहयोग आंदोलन से जलियांवाला बाग का कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करते हैं हम असहयोग से, तो ये संबंध था किससे, तो ये था चौरा चोरी कांड से संबंधित था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है अशोक के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे, ये गलत है। अशोक का ज़्यादातर जो लिपि जो है वह खरोष्टी में न होकर, याद रखिए वो किस में था, तो याद रखिएगा वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। तो दो तो सही नहीं है। तीसरा कहता है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, यानी पहला और 3 सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कलिंग युद्ध का बात किया तो किस अभिलेख में, किस शिलालेख में इसका जिक्र है, तो भी याद रखिएगा 13वां शिलालेख में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन कुषाण की दूसरी राजधानी है, बताइए। कुषाण की दूसरी राजधानी, देखिए पहली राजधानी कहाँ था, तो पुरुषपुर या पेशावर कह सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा दूसरी राजधानी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मथुरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। अब देखिए लंगर व्यवस्था की बात किया जा रहा है, किसने की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानक के द्वारा ये शुरू किया गया था लंगर व्यवस्था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है दक्कन के बहमनी राज साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यह बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही दे रखा है कि अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट आपका सही। अब रहा सवाल कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो भी याद रखिएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी, बताइए। हिंद स्वराज जो है सबसे पहले भी याद रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक का नाम है किसके द्वारा लिखा गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कब लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1909 ईस्वी में, याद रखिए 1909 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो आपका सी हो जाएगा खानवा का युद्ध, उसके बाद घाघरा के युद्ध, उसके बाद चौसा हो जाएगा, उसके बाद सामूगर के युद्ध। और खानवा के युद्ध की अगर बात करते थे क्या हुआ था 1527 में। घाघरा के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो हुआ था 1529 में। देखिए इससे पहले घाघरा से पहले भी हुआ था चंदेरी का जो 1528 में, तो चंदेरी तो खैर दे नहीं रखा। चौसा के युद्ध उसके बाद हो जाएगा, चौसा के युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1539 में। उसके बाद सामूगर के युद्ध हुआ था 1656 में। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जून 1948, याद रखिएगा जून 1948 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले कौन घटा है, तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, तो अगर हम इसका शुरू की बात करते हैं शुरुआत 1920। अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करते हैं ये 1918 से जुड़ा हुआ है। चंपारण जो जुड़ा हुआ है ये 1917 से। खेरा सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो ये भी 1918 से है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए खेरा की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा मार्च में हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 18 यहाँ मत दे रखा है, ये भी आपका मार्च ही है। ठीक है, लेकिन ये होगा आपका 22 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर देखा सबसे पहले कौन है 1917, यानी चंपारण 3 पहले होगा।
तो 3 पहले वाला दो ऑप्शन एक यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर डी दे रखा है ना। तो 3 के बाद कौन हो जाएगा 4, 4 क्या दे रखा आपका खेरा, 4 क्या हो जाएगा खेरा, लेकिन ये 4 नहीं होगा आपका 2 हो जाएगा, यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल, यानी 3 के बाद 2 होगा तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही पूछा जा रहा है, तीसरा, ठीक है ना, पहला दूसरा नहीं तीसरा आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो, यानी बृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया तीसरा, तो पहला और दूसरा कौन था, तो पहला सत्याग्रह कौन था, विनोबा भावे, याद रखिएगा विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रह कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा कौन थे, ब्रह्मा दत्त, याद रखिए तीनों का तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे किस कहता है कि श्यानता की काय आपको बताने, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ऐसे आंसर सीट में यहाँ पर बी दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ए होना चाहिए, यानी पॉइज इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 कहता है निम्नलिखित युगों में से किसका एसआई मात्रक क्या आपका समान है, एसआई मात्रक समान है। यहाँ देखिए संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, बल का क्या होता है न्यूटन होता है, तो ये तो सेम नहीं होगा। कार्स का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा की मात्रक भी जूल होता है, तो ये पॉसिबल ये हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर ध्वनि की तीक्ष्णता की अगर बात करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तब देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो अब देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ध्वनि की क्या दे रखा है, तरंग दैर्ध्य, और फ्रीक्वेंसी जो होता है ध्वनि की तरंग दैर्ध्य क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक तरह से ये हुआ कि ध्वनि की जो तीक्ष्णता जो है वह ध्वनि की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, तो राइट आंसर आपका ए हो जाए, बिल्कुल इजी प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है निम्नलिखित में क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं, मतलब रेडियो एक्टिव से वो नहीं निकलता है, तो अल्फा निकलता है, अल्फा का क्षय होता है। डेटा अल्फा डेल्टा कोई नहीं, डेल्टा तो होता ही नहीं है, तो ये हट जाएगा। बीटा भी निकलता है और गामा भी निकलता है, तो आपसे पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव क्षय एक प्रकार का नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि लाल रक्त कनिका विहीन जंतु कौन है, तो यहाँ पर केचुआ हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से किस घटना के बाद तारे टिमटिमाते हैं, किस घटना के कारण क्या होता है तारे टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 प्रकाश की गति निम्न में किस माध्यम में न्यूनतम होगा, पूछा जा रहा है कि सबसे कम जो है किसमें होगा, आपका प्रकाश की गति सबसे कम किसमें होगा। तो देखा जाए सॉलिड लिक्विड गैस की अगर बात किया तो सॉलिड में सबसे कम होता है, तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि सॉलिड इसमें कौन सा है यहाँ पे, तो कांच यानी शीशा दे रखा है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाए। सबसे कम किस में होता है, तो सॉलिड में होता है। इससे ज़्यादा क्या होता है, लिक्विड में होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आप गैस में बोल सकते हैं या वैक्यूम बोल सकते हैं। ठीक है ना, वैक्यूम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में कौन सा आबंधन होता है। अब देखिए नाइट्रोजन गैस की बात किया जा रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कितने बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो 30 सहसंयोजी आबंधन होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30। हाइड्रोजन बम किस आधार पे किस पे आधारित है, बताइए, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पर राइट आंसर अब क्या हो जाएगा आपका, नाभिकीय संलयन। अगर हम बात करते हैं परमाणु बम की अगर बात करते हैं तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला लिखा है कि उसकी विद्युत चालकता समान होती है, नहीं।
हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, ये सुचालक होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। उसके पास समान क्रिस्टल रचना होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके पास समान डिग्री की कठोरता, दोनों समान कठोर होते, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32। निम्न में से किसे अनबूझा चुना कहते हैं? बताइए। जिसको क्विक लाइम इंग्लिश में कहते हैं, क्विक लाइम। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए ए हो जाए, क्या लिखा? अनबूझा लिखा हुआ, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अगर यहाँ पूछता बूझा हुआ चूना पूछता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है अनबूझा हुआ चूना, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिस्मोग्राफ भी लिखा हुआ, रिएक्टर भी दे रखा है, ये दोनों तो खैर नहीं होगा। बताइए क्या आंसर होगा? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। तो अब रहा सवाल कि सिस्मोग्राफ का क्या होता है? तो सिस्मोग्राफ जो होता है ये भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों का रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि पेशियों में थकान निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है? तो लैक्टिक एसिड के स्टोर होने से क्या होता है? थकान महसूस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहते हैं कि बायोगैस का निम्न में कौन सा अवयव प्रमुख है? यानी बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो याद रखिएगा मेथेन होता है, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मेथेन किस ग्रुप का है? तो एल्केन ग्रुप का है, ये भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए CnH2n+2 होता है। उसके बाद अगर -2 तो हो जाएगा एल्काइन का हो जाएगा। ये होता है डी जो दे रखा है ये एल्कीन का होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि सर्वप्रथम आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मेंडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मेंडल को क्या कहा जाता है? आंसुकी यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है, किसको? मेंडल को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है? इसमें से किसी का अध्ययन नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है श्वसन जो है वह वातक तंत्र के द्वारा करते हैं, तो 39 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी आलू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है। तो प्रथम की बात किया जाए तो इसमें जाहिर सी बात है हरित पादप आएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है? तो यहाँ पर देखिए एडिनिन बनता है, गुआनिन बनता है, साइटोसिन बनता है, लेकिन टायरोसिन नहीं बनता, तो आपका ये अलग हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज यानी हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम आपको बताने क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इमाइलेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने की जरूरत होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, विटामिन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, किसको कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाए। ये ओ क्या, ओ ग्रुप जो होता है ये सभी को ब्लड क्या कर सकता है? दे सकता है। ठीक है, अगर लेना होगा तो सिर्फ ओ से ही लेगा। और यहाँ पर ए भी दे रखा है, ये सभी से ब्लड क्या कर सकता है? हर ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किसने घोषित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, किर्गिस्तान जो है
इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 46 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांसी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य को। याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गणतंत्र दिवस 2024 में जो हुआ था कौन सा ये था? तो ये 75वां था, ठीक है ना। तो इसमें अतिथि कौन थे, मेन अतिथि कौन थे? तो याद रखिए फ्रांस के राष्ट्रपति थे कौन? इमैनुएल मैक्रो मुख्य अतिथि के रूप में थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए कम से कम ये भी पूछ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंदौर और सूरत को। याद रखिए इंदौर और सूरत को, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49, क्रॉस कोड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो आप 49 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जयदीप मुखर्जी। याद रखिए जयदीप मुखर्जी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इटली के द्वारा। याद रखिए इटली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया? बताइए किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम राज्य में मनाया गया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि लोकसभा के कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, यानी कितने को चुना गया है? तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, यानी 5 सांसदों को चुना गया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग श्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो 53 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। याद रखिए पश्चिम बंगाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54, हाल ही में भारत ने किस देश के माइग्रेशन तथा मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो 54 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाए, इटली इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55, भारत ने किस देश से पहली बार कच्चे तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है, ये तीनों पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर मिलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनाई मूदी। याद रखिए अनाई मूदी के पास मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा आपसे भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाई मूदी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार? देखिए भंडार आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका ए होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वह मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है राजस्थान का, लेकिन स्टोर में भंडार में पहला स्थान किसका है? तो राजस्थान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? तो लैंडलॉक देश किसको कहते हैं? जो चारों तरफ क्या होता है, इसका समुद्री तट नहीं होता, जो चारों तरफ अन्य देशों की सीमाओं से क्या होता है? घिरा रहता है, उसी को बोलते हैं लैंडलॉक देश कहते हैं। तो बताइए चारों में कौन है या कौन नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए तो म्यांमार तो नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं होगा, बचा यहाँ पर लाओस और क्या अफगानिस्तान। तो ये दोनों क्या आपका लैंडलॉक देश है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है। कमेंट में बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी। याद रखिएगा शिवालिक श्रेणी का भाग है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो अरुणाचल प्रदेश करता है,
मिजोरम भी करता है और मणिपुर भी करता है, लेकिन सिक्किम जो है नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 60 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 61। कहता है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है, बताइए। तो देखा है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है, तो राजस्थान है। तो देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सब में ही लिखा हुआ है। तो पहला अगर देखिए तो राजस्थान पहले नंबर पर हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछे सबसे छोटा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में, तो गोवा हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक आंतरिक चट्टान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बैसाड़ जो है ये आंतरिक चट्टान है, बाकी अग्नेय चट्टान है। याद रखिएगा ये अग्नेय चट्टान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो मैक मोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक मोहन रेखा कहते हैं। यहाँ पर दे रखा है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे डुरंड रेखा दे रखा है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। उसके बाद यहाँ पे इंदिरा पॉइंट दे रखा है। तो इंदिरा पॉइंट क्या है, ये भारत के निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है और यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 64। कहता है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, बताइए। तो पहला दूसरा तीसरा तो नहीं हो, यहाँ पर राइट आंसर आपका सीधा हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, समय क्या था, वो भी याद रखिएगा। तो 1985 से 90, याद है 1985 से 90। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, याद रखिएगा मेजर क्या नाम है, ध्यानचंद्र। ठीक है, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसीलिए मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर भी उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। आपको बताना सिक्किम में पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लिम्बू। लिम्बू जो जनजाति है ये सिक्किम में पाया जाता है। एक और फेमस जनजाति है लेप्चा। क्या नाम है, लेप्चा। ये भी जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 17.7% जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है विश्व की आबादी का, तो याद रखिए 17.5। यानी भारत की जो आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5%। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ये पूछा जा रहा है कि वृद्धि दर है, ये क्या आपका पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का 17.5% क्या है आपका, ये भारत की जनसंख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार थीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा भारतनाट्यम। याद रखिएगा भारतनाट्यम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ, चंडीगढ़ में। कहाँ है, चंडीगढ़ में है। अगर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये गांधीनगर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको सही मिलान करना है। ठीक है, पहला दे रखा है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4 यानी 4 पहले हो जाएगा। उसके बाद दिहांत दिबांग की बात करते हैं, दिहांत दिबांग की बात करते हैं तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी बी का हो जाएगा आपका 3 यानी 4 3 हो जाएगा। नोक रेक की अगर बात करती है मेघालय हो जाएगा यानी 5 यानी 4 3 5 हो जाएगा। और उसके बाद कोल्ड डेजर्ट की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो हो जाएगा आपका 4 3 5 1 4 3 5 1। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे डी यानी 4 3 5 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71।
कहता है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। वन संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1980 में इसको पारित किया गया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है कि निम्न में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब रहा सवाल कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक क्या होता है। तो प्राथमिक प्रदूषक वो होता है जो सीधे वायु में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन सा प्राथमिक प्रदूषक, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका जो हो गया आपका प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण हो गया। लेकिन यहाँ पर ओजोन जो दे रखा है ये आपका द्वितीय हो गया, यानी द्वितीय प्रदूषक का क्या हो गया, आपका उदाहरण हो गया। यानी आपसे पूछ भी रहा है कि द्वितीय प्रदूषक चारों में से कौन होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लंदन जो है इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा लंदन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। अब देखिए दक्षिण अमेरिका के बाद क्या मध्य की बात किया जा रहा है, यानी शीतोष्ण घास की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण, ये देखिए प्रे जो दे रखा है ये उत्तरी अमेरिका का है। शीतोष्ण घास का नाम है वेल्स, जो ये आपका अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका बोल सकते हैं। अस्टेपी जो हो जाएगा आपका ये एशिया हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये पंपास जो दे रखा है आपका ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांश के घास का नाम, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में ये पंपास जो है कौन कौन से देश में है, तो साथ साथ ये भी याद रखना, अर्जेंटीना हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चीन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे कौन है उत्पादक में, तो याद रखिएगा भारत। कौन है दूसरे नंबर पे, भारत। अब भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में रेशम का उत्पादन होता है, तो भी याद रखिएगा कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक राज्य में होता है। और रेशम के उत्पादन की खेती को क्या बोलते हैं, तो सेरी कल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन जो जीएस पेपर का था हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ। बाकी बच रहा आपका 25 आपका मैथ का, इसको अलग से आप लोग को करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।